नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, मैं सर मेडिकल ऑफिसर हैं क्लास 1, साथ ही एनआरसी इंचार्ज है एंड नोडल ऑफिसर हैं। तो सर, आज हम आपसे बहुत सारी बातें हैं जो करने वाले हैं, लेकिन सर उसी के साथ में एक और बात करूं, ये चर्चा शुरू हो उससे पहले मैं कुछ आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि एक स्टूडेंट से एक डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू कैसे हुई? जी, मेरा जैसे जन्म ग्वालियर में हुआ है, मेरी स्कूलिंग भी ग्वालियर में ही स्टार्ट हुई थी। मेरा बेसिकली मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, भिंड में पोस्टेड रहे हैं। उनको मैं देखता रहता था, उनको स्टार्टिंग में डिसाइड था कि पापा जैसा ही कुछ बनना है, डॉक्टर ही बनना है। फिर बीच में जब अपनी बड़ी बहन का स्ट्रगल देखा, सबको देखा कि पीएमटी में होना तो बहुत टफ रहता है, तो आई वाज इंटरेस्टेड फॉर मैथ्स ब्रांच। 10th में मैथ्स के लिए भी ऑप्ट किया था और बायोलॉजी भी था। पर मेरे फादर का एक था कि मेरी दीदी थोड़ा वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी, हालांकि अभी वो होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो उनका बार बार फोर्स था कि एक बच्चे को तो मेरे को डॉक्टर बनाना ही है जी। तो मेरे को मैथ्स ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैंने 12th के साथ बायोलॉजी लिया। फिर मैं कोटा गया 1 साल, वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं उज्जैन से मैंने आड़ी गाड़ी से एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद डीसीएच पीडियाट्रिशियन किया है जबलपुर से। फिर हमारी शादी हो गई थी डॉक्टर नेहा शुक्ला जी से जी। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने, कि नहीं आगे और पढ़ना है। मैंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं दिल्ली मूव कर गया डीएनबी पीडियाट्रिक्स करने के लिए। उधर से फिर फर्दर मैंने हायर एजुकेशन किया अपना। फिर फाइनली मैं उसके पास इंदौर आया न्यूरोलॉजी करके। हम 2021 से हम लोग ग्वालियर में जी। और सर, एक लंबे समय के बाद ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मैं यकीन मानिए, आप जब ग्वालियर से आप अपनी जन्मभूमि में वापस लौट कर आते हैं ना, तो एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा और अपने शहर और अपने लोगों के लिए कुछ करने का जुनून सबसे ज्यादा ऊपर होता है। और वही आज सर के थ्रू हमें दिखता है, क्योंकि वापस अपनी जगह लौट कर आना बहुत सारी चीजों को हमें सिखाता है। सर, इसी के साथ बात करूं, आज हम छोटे बच्चों को लेकर, या फिर कहें पीडियाट्रिक, जैसा कि आप हैं पीडियाट्रिशियन, कई सारी बातें बच्चों को लेकर करने वाले हैं। ऐसे में अगर छोटे बच्चों की हम बात करें, स्टार्टिंग में 6 महीने के जब बच्चे होते हैं, एक मिथ कहीं या सोसाइटी में अभी भी है कि जैसा कि गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि 6 महीने के बाद ही आप बच्चों को कोई आहार दे सकते हैं, बट उससे भी पहले कई पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को एडिशनल चीजें देना शुरू करते हैं, पानी है या कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसे में वो देना कितना बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है? क्या बच्चों को आगे इससे कोई परेशानियां हो सकती है? ये सबको समझाने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा जी। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है जी, तब वो केवल माँ पे निर्भर रहता है। आवर नाल, जो नाल कहते हैं, गर्भ नाल कहते हैं, उसी से उसको सारा आहार मिल रहा है, उसी से उसको ऑक्सीजन मिल रही है। जब वो बाहर आया, उसने सांस लेना चालू किया, सांस लेना सीखा है उसने, है ना। उसके अभी पेट भी अभी उसका मैच्योर हो रहा है, उसमें अभी पाचन तंत्र जो होती है, क्रियाएं होती हैं, जितने भी जूस होते हैं, एंजाइम हो रहे हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होना चालू किया। तो इसीलिए केवल उसको क्या बोलते हैं, माँ का दूध ही देना है, वो भी केवल माँ का ही। क्योंकि मैं बोलता हूँ हर बच्चे के लिए उसके माँ का दूध निर्धारित है। कुछ बोलते हैं ना, माँ का नहीं आ रहा है तो गाय को देना है, तो आपका बच्चा बछड़ा नहीं है ना, बकरी का बच्चा नहीं है, वो अपना माँ का बच्चा है। कुदरत ने माँ के दूध में ऐसे तत्व दिए हैं जो उस बच्चे के लिए पर्याप्त है। स्टार्टिंग में अगर दूध कम आता है तो बच्चे की जो खुराक होती है, जरूरत होती है, कम रहती है। अब जो उनकी सास रहती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सास थोड़ा इसके लिए जिम्मेदार रहती है। बच्चा रो रहा है तो केवल माँ को ही दोष देना कि तुम्हारा दूध कम आ रहा है जी। हाँ, तो इसलिए तुम्हारा दूध कम आ रहा है, इसलिए बकरी का दूध चालू करो या गाय का दूध चालू करो। उसमें भी गाय का दूध बिना पानी के देंगे तो पेट में जम जाएगा जी। ये सब धारणाएं चालू हो जाती है। पर गवर्नमेंट की जो मिथ नहीं है, वो गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। WHO भी उसे रिकमेंड करता है, हर कोई उसको रिकमेंड करता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में केवल और केवल माँ का दूध, क्योंकि माँ का दूध में कुदरत ने पानी भी दिया है, उसमें तत्व भी दिए हैं, उसमें उसके पेट भरने के लिए आहार भी दिया है जी। तो दूध के साथ ना पानी देना है, ना शहद देना है, कुछ नहीं देना जी। जैसे 6 महीने का बच्चा जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहा है, माँ के दूध का कंपोजिशन भी बदलता जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके एंजाइम्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो जब पूरे एंजाइम्स बन जाएंगे तभी वो खाना कुछ पचा पाएगा। उसके पहले अगर हम 4 साढ़े 4 महीने पे कोशिश करेंगे उसको खिलाने की, पचाएगा नहीं, पेट फूलेगा, उल्टियां होने लगेंगी, बच्चा बीमार भी पड़ सकता है जी। तो केवल 6 महीने के बाद ही खाना पीना कुछ चालू करना चाहिए जी।
और यकीनन अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम का है तो माँ का दूध ही उसके लिए पूरा पोषण आहार होता है। ये बात हम सभी को समझनी है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो बच्चे को आगे चल के फ्यूचर में भी काम आती है, सिर्फ उन 6 महीनों में नहीं लेकिन बाद के लिए भी वो एक मजबूत नींव रखते हैं। सर इसके साथ ही मैं बात करूँ 6 मंथ की, तो हमने बात की, बट आफ्टर 6 मंथ बच्चे को क्या अगर धीरे धीरे कुछ खाने के लिए दिया जाए तो उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो बच्चों को हम इनिशियली दे सकते हैं? इन सब चीजों के लिए मैं अभी आपको और एक बताऊंगा कि अब आजकल बोला जा रहा है कि फर्स्ट 1000 डेज जो होते हैं बच्चे राइट फ्रॉम द बर्थ, मतलब जो भी पेट में है उससे लेके 2 साल की एज तक उसके 1000 डेज हो जाते हैं। आप गिनेंगे तो है ना 365 9 तो उसमें टोटल 2 इयर्स बहुत क्रिटिकल रहता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। वही उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ और जर्नी को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने 6 मंथ्स तक तो केवल माँ का दूध देना है। 6 मंथ्स के बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करेंगे। माँ का दूध तो चल ही रहा है साथ में, और साथ ही साथ में उसके उसकी जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे खाना चालू करेंगे। वो भी कितनी बार चालू करेंगे, एकदम नहीं कि हड़बड़ा के हमें चालू करना ही है तो करेंगे, आधी कटोरी लेके उसके मुंह में घुसेड़ेंगे। 2 से 3 चम्मच पर्याप्त रहती है, वो भी 3 से 4 बार। उसमें क्या क्या देना है ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। बच्चे का पेट बहुत छोटा है जी, तो फिर से मैं बोलूंगा घर में धारणाएं चलती हैं, सास को बार बार हम नहीं देंगे हाँ कि दाल का पानी देना है या चावल का पानी देना है, क्योंकि बच्चा तो भी पचा नहीं पाए। तो हमें ऐसा आहार देना है जो पेस्ट जैसा बन जाए, जब भी चम्मच में उठाए तो जीभ का आकार बन जाए, ऐसा हमें उसको पेस्ट जैसा खाना देना है। उस पेस्ट जैसे खाने में आप चाहे तो चावल और ये दाल जो होती है उसे कूट के रख सकते हैं, उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, केले का पेस्ट बना सकते हैं, पतला नहीं, शेक नहीं, पेस्ट बोल रहा हूँ जी। हाँ, आलू हो सकता है, आलू को भी थोड़ा उसको उबाल के पूरा पीस के उसको थोड़ा सा नमकीन बना के आप दे सकते हैं। तो ऐसे आप 2 से 3 चम्मच से चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे, आधी कटोरी तक आ जाएंगे। फिर 9 महीने के बाद हम 9 से 12 महीने में इस क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। उसमें थोड़ा और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी मिक्स ऐड कर सकते हैं। हाँ, आपकी थोड़ा रोटी को भी मीड़ के उसको थोड़ा दे सकते हैं। दाल चावल तो हम दे ही रहे हैं, पर क्वांटिटी बढ़ती है, 3/4 कटोरी तक पहुंच जाएंगे। और अमाउंट अभी जो 2 से 3 देखो 3 से 5 तक। तो 12 महीने के बाद बोलते हैं कोशिश कीजिए कि उसका फैमिली पॉट फीडिंग, मतलब जो हम लोग खा रहे हैं उसी खाने में थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा रोटी का टुकड़ा दे दिया। और बच्चे को खिलाने का तरीका यही होता है, जब आप लोग खा रहे हैं उसको करने दो जो करना है, पर अपने साथ ही खिलाएं। जब अकेले में बैठ के उसको खिलाना चालू करेंगे तो वो जंग चलती है, कभी वो जीतता है कभी आप जीतते हैं जी। और यकीनन जैसे कि हम एक कच्ची मिट्टी को कुम्हार गढ़ा बना देता है, वैसे ही बच्चे भी बहुत कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जिस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे वो उसी एनवायरनमेंट में ढलेंगे। तो छोटी छोटी चीजें अगर आपको उन्हें सिखाना है तो आपको वो एक्शंस खुद करने होंगे, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। सर इसी के साथ बात करूं, बच्चे जो बढ़ती की एज में होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि यार ये बहुत पतला हो रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, बट फिर भी बहुत दुबला हो रहा है। ऐसे में अगर कितनी एज के बाद, अगर ग्रोइंग स्टेज भी है, कितनी एज के बाद बच्चे का शरीर फिर से ठीक ना हो, थोड़ा हेल्दी ना हो, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको एक तरीके से, जैसे जन्म होता है, हम जन्म पे हमेशा जानेंगे, बच्चा कुछ नहीं करता है, खाता पीता है, सो जाता है। ऑब्वियसली जब एक्टिव होगा उसकी एनर्जी खर्च होगी, तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी फिर वो रिलेटिवली पतला लगने लगेगा। और जब लंबा हो रहा है तो जो फैट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब उसके थाइज में भी जा रहा है, उसके हैंड्स पे भी जा रहा है, उसके शोल्डर्स पे भी जा रहा है, वो बेली पे नहीं रहेगा, उसके चीक्स पे नहीं रहेगा, तो वो रिलेटिवली दुबला पतला लगेगा। और लंबा हुआ, हाइट उसने पकड़ी। और कुछ बच्चे बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, उनका बीएमआई एक रहता है, हर एक का बीएमआई अलग रहता है जी, जो बाद में भी डिसाइडेड रहता है। कुछ होते हैं जो 8-8 रोटी खा लेते तो भी दुबले पतले रहते हैं जी। और कुछ लोग हवा खाने से भी मोटे होते हैं। बोली जाती है हमारे यहाँ धारणा कि मैं तो बस हवा खाता हूँ तो भी मोटा हो जाता हूँ। तो ये अलग अलग बच्चे अलग अलग सेट में रहते हैं। अगर बच्चे का वेट उसके एज के हिसाब से और उसके बीएमआई पे सेट हो रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। हालांकि जब बच्चा बहुत ज्यादा पतला हो रहा है, बिल्कुल चीक्स नहीं दिख रहे हैं, उसकी रिब बोन्स जो होती हैं उसमें गड्ढे दिख रहे हैं, हड्डियां ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रही हैं, हाँ, और बच्चा बहुत बार बार जल्दी थक जाता है, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइंस जब भी आपको दिख रहे हैं तो तुरंत माँ बाप को अपने बच्चे को एक पीडियाट्रिशियन के पास लाना चाहिए जी। और अगर आपको कुछ इस तरीके की सिम्टम्स अपने बच्चे में दिखते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर यही कहूंगी, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जो परेशानी जो कब आगे चलकर बड़े हो जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। सर न्यूली जो पेरेंट्स बनते हैं, हाल ही में जो माता पिता बने हैं, छोटे बच्चों को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स होने आती हैं। ऐसे में जानना चाहूंगी बच्चे की किस एक्टिविटी को देखकर वो ये पता लगा सकते हैं कि उनके बच्चे को किसी तरीके की कोई परेशानी है? जैसे न्यूली पेरेंट्स बनते हैं जी, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है
या बच्चे को नहलाना किस साबुन से, बच्चे को कौन सा तेल लगाना है जी, है ना, काजल तो नहीं लगाना है, हाँ, नहलाना कौन से दिन से होता है बच्चे को, जी, हाँ। और सबसे बड़ा उनका कंसर्न रहता है कि माँ का अगर दूध नहीं आया फिर से वही घूमते तो हमें और क्या देना जी, है ना, और कोई सप्लीमेंट देना होता है कि नहीं देना होता है। तो उनको ये सब ध्यान रखना होता है कि उन्हें क्या क्या केयर करनी है। कि नहलाने वाली बात होती है, जब तक बच्चे का जो कॉर्ड होता है, अम्बलाइकस जो होता है, वो जब तक गिरता नहीं है तब तक उसको नहलाना नहीं होता है। जी, नारियल के तेल सबसे बेस्ट है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट की पसंद रहती है वही सबकी रहती है कि नारियल का तेल सबसे बेस्ट रहता है, उसी से मसाज करनी है बच्चे की। कोई भी जो माइल्ड एलर्जिक साबुन रहता है, फैंसी सोप्स पे नहीं जाना है, नेट पे नहीं जाना है, मीडिया पे नहीं जाना है, जी, हाँ, तो वो एक सोप आप यूज कर सकते हैं बच्चे को नहलाने के लिए। काजल लगाने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है क्योंकि एक तरीका धुआं ही होता है, जी, शहद वहद बिल्कुल कुछ नहीं चटाना होता है। और जो डेंजर साइन माँ बाप को देखने होते हैं कि बस हमें ये ध्यान रखना है कि हर 2 से 3 घंटे में उसको दूध पिलाना है, जी, और रात में भी उसको दूध पिलाना ही पिलाना है, कम से कम 2 से 3 बार। जी, अगर वो डायपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायपर हर 4 घंटे में बदलना होता है, क्योंकि डायपर से सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे को बटक्स पे जो उसके रैशेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जी, तो डायपर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लंगोट का इस्तेमाल कीजिए और रात में 2 डायपर लगा दीजिए। और अगर आप डायपर लगा रहे हैं तो डायपर हमें 4 से 6 घंटे में चेक करें। जी, तीसरा कंसर्न रहता है कि बिल्कुल एसी बंद कर देंगे, माँ भी पसीने में नहा रही है, बच्चा भी नहा रहा है, कि बच्चा ठंडा पड़ जाता है। जी, उसमें उनको ध्यान रखना है कि आराम से रूम का कंफर्टेबल 27-28 डिग्री पे एसी चला सकते हैं। बच्चे को भी कंफर्टेबल रखना है, माँ को भी कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली माँ को ही केयर करनी है बच्चे। बिल्कुल, बच्चे के हथेलियां छूते रहे, वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए कभी भी। अगर हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं और पेट गर्म है तो मतलब बच्चा कोल्ड स्ट्रेस कहलाता है, कि ठंड के तनाव में जा रहा है। अब उसकी एनर्जी इस्तेमाल होगी अपना वेट गेन नहीं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन। तो हाथ पांव पे या तो दस्ताने पहना के रखें या फिर बच्चे को प्रॉपर रैप करके रखें। जी, एक चीज मैं बोलता हूँ, जैसे अभी सर्दियों में बच्चे आएंगे हमारे पास कि बच्चे को बुखार चढ़ा है, बिल्कुल आराम नहीं मिला दवाइयों से। देखा तो बच्चा 3-4 जोड़ी कपड़ों से लदा पड़ा था, फिर उन्हें निकाला जी, तो उन्हें अब देखिए टेम्परेचर कम हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि जो हम पहने हैं उससे एक जोड़ी ज्यादा कपड़े पहने हैं बस। अगर हम ठंड में एक इनर और एक शर्ट पहने तो उसको इनर शर्ट और एक स्वेटर पहना दीजिए, जी, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्म भी ना हो बच्चा और ज्यादा ठंडा भी ना हो। और आप कुछ डेंजर साइंस पूछ रहे थे कि उनको देख के पेरेंट्स को कब कंसर्न होना है, जो न्यू पेरेंट्स बने। जी, जैसे बच्चा कभी दूध नहीं पी रहा, बस रोया ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, या फिर बच्चा करा रहा है, या उसके सांस में गड्ढे पड़ रहे हैं, बहुत बार पतली पतले दस्त जा रहा है, जी, या पेशाब नहीं जा रहा है, हाँ, या बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा है, हाथ पांव आपको ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि थोड़े नीले पड़ रहे हैं या ठंडे पड़ रहे हैं, तो ये होते हैं कि हाँ खतरनाक चिन्ह है। आप नियरली कोई भी अपने बाल एवं शिशु रोग के विशेषज्ञ, कोई भी डॉक्टर है उससे आप सलाह ले सकते हैं, इलाज कराना ही। जी। और जैसे कि सर ने फीवर को लेकर बताया, अगर आपको फीवर है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, आप जो पहने हैं उससे एक एक्स्ट्रा कपड़ा बच्चे को पहना है। बट कहीं ना कहीं हम बड़े में भी देखने को मिलता है कि जब फीवर आता है 8-10 कपड़े हम लोग वैसे ही पहन लेते हैं कि और सर्दी है। बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जो चीज़ बच्चों पर लागू हो रही है कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हमसे भी हो रही है। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को सही डायरेक्शन में हम ले जा पाएंगे। सर अब बात करूँ छोटे बच्चों की, स्क्रीन टाइम आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे छोटे बच्चों बड़े हो, हर कोई फोन के पीछे भाग रहा है। ऐसे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, किस तरह से हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं? इसका क्रेडिट मैंने जो सीखा था स्क्रीन टाइम का, जी, उसकी पूरी गाइडलाइंस मैंने अपनी वाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। जी, हाँ, उनका नाम डॉक्टर नेहा शुक्ला है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, जी, लीडिंग ग्वालियर की प्रैक्टिशनर है, 34 में बैठती है। पहले मैंने बस पढ़ा था कि स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, पर कहीं देखा नहीं कि इस स्क्रीन टाइम को अवॉइड कैसे करना है। जी, जैसे हमारी गाइडलाइंस में लिखा है, तो WHO ने गाइडलाइंस निकाल दी कि 6 to 2 years नो स्क्रीन टाइम। नो मींस नो, जी, ये नहीं कि थोड़ा खिलाने के पिला दिया। 2 से 5 में अगर आपको नियर एंड डियर वन से कॉल कराना है, बच्चे को बात करानी है, किसी के पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, देन ओनली रिक्वायर्ड। हमारे 2 से 5 में बच्चे आजकल मोटा हाथी और कुछ चितली रानी, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यूट्यूब पे, वो सब देखना वो लोग मोबाइल अनलॉक करना सीख गए पेरेंट्स। बिल्कुल, और स्क्रीन एडिक्शन इतना बुरा हो गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है उनकी आईज में, उनके डेवलपमेंट में। आप देखेंगे बच्चे आजकल लैंग्वेज में भी डिसऑर्डर्स आने लगे हैं, उनकी लैंग्वेज भी वैसी हो गई जैसे वो सुनते अरे योड़े बाबा, जी, अरे क्या कर रहा है तू बेड़ू। हाँ, तो ये सब वो सीख रहे हैं किससे? मोबाइल से। और दूसरी प्रॉब्लम आती है उनकी आईज में, उनके चश्मे जल्दी लगने लगे हैं बच्चों के, उनको हेडेक होने लगा है, उनको पढ़ने नहीं देता। और एक चालू हो जाती है ब्लैकमेलिंग कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक मेरे को मोबाइल पे मेरा शो नहीं दिखाओगे। जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स हमें डिफेंड करते हैं कि हम करें क्या, बच्चा तो मोबाइल के बिना खाता ही नहीं। जी, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बच्चा तो एक ब्लैंक पेपर है, आप जो उस पर लिख दोगे वो लिख जाएगा।
मोबाइल तो उसने खरीदा नहीं है, और मोबाइल लेके कोई पैदा नहीं होता है, जी तो दिया तो हम नहीं है। तो स्टार्टिंग से आपको अवॉइड करना है, उसके ब्रेन में ये चीज इन्फेक्ट करनी है कि ये मोबाइल है, ये बेटा गंदी चीज है, ये केवल बड़ों के लिए बना है, जी तुम लोगों के लिए नहीं बना है। और कभी भी उनके सामने प्रैक्टिस मत कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को एक हेल्दी टाइम दीजिए। हम लोग की एक आदत हो गई है, पेरेंट्स बच्चों को बुला लेंगे, बेटा आओ जरा, और आज स्कूल में क्या चला, ध्यान उनका अपनी मोबाइल स्क्रीन पे उससे पूछ रहे हैं, उसको भी लग रहा है पापा भी तो मोबाइल ही चला रहे हैं। बिल्कुल आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है अपने बच्चों से भी, और बच्चों से जब भी बात करें, जब भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये मोबाइल को आप अपना साइड में रख दीजिए। जी पहले भी दुनिया बिना मोबाइल के चल रही थी। बिल्कुल अब बिफोर 2000 हमारे पेरेंट्स का मोबाइल के बिना जिंदा नहीं थे, जी सब अच्छे से जी रहे थे। तो मोबाइल को ओवरली एडिक्टेड हम बन जाते हैं, उसका 10% पार्ट बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। और मुझे लगता है जितना जो ये मोबाइल को लेके परिवर्तन है वो 90s की जनरेशन ने सबसे ज्यादा देखा है, क्योंकि आपने वो टाइम भी देखा है जब फोन नहीं था, और वो टाइम भी है जब फोन है आप ही के हाथ में है और कंटिन्यूअसली आप भी यूज कर रहे हो। तो ये सोचने वाली बात है कि फोन से पहले दुनिया बहुत बेहतरीन थी, फोन के बाद की भी है, लेकिन अब आपको वो दुनिया देखने का समय नहीं है, क्योंकि वो दुनिया आप सिर्फ अपने फोन की उस स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस 4 इंच की स्क्रीन में अपना पूरा टाइम निकाल रहे हैं। सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं, वही करते हैं जो हम और आप करते हैं। सर इसी के साथ बात करूं, बारिश का ये मौसम है, सीजनल टाइम है डेंगू मलेरिया फैलने का, ऐसे में बच्चों को कैसे प्रिवेंट किया जाए? डेंगू मलेरिया से बचाव रखने के लिए हमें सबसे जरूरी बात है कि आसपास अपने पानी इकट्ठा ना होने दें, जी है ना। जो पानी रहता है वो, ये मच्छर क्या होता है, लोग बोलते हैं हमने तो पुराना पानी गंदा पानी रखा नहीं। ये याद रखने वाली बात है कि मच्छर साफ पानी में भी उगते हैं। जी ये फाउंटेन का पानी है, जो अपने वाटर हाइसिंथ जो प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, मनी प्लांट्स जैसे कुछ रहते हैं, जी तो ये भी पानी में उगते हैं। इन प्लांट्स को हमें भी पानी बदलते रहना है। और ये मच्छर हमेशा दिन में ही काटता है, घुटने के नीचे काटता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बच्चों को पूरी बाहों के कपड़े पहना के जहाँ भी भेज रहे हैं, पूरी बाहों के कपड़े पहना के भेजना है। जी साथ ही साथ अच्छे अच्छे मॉस्किटो रिपेलेंट्स आने लगे, क्रीम आने लगी है, रोल ऑन आने लगे, उनका प्रयोग करें। घर में भी मॉस्किटो कॉइल या फिर जो रिपेलेंट्स आते हैं वो जलाएं, और हो सके तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। जी और डेफिनेटली छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सभी को पता है, बट हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करना भूल गए हैं। तो उस चीज को भूले नहीं, क्योंकि डेंगू के केसेस आप ग्वालियर में सुन रहे होंगे, आए दिन कुछ न कुछ केसेस निकल कर आते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, और प्रॉब्लम से पहले ही अगर हम उससे को हल कर लें तो डेफिनेटली आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे जाते जाते, छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में कहीं ना कहीं उन्हें अंगूठा या पैर में जो पैर का अंगूठा है, मुंह का अंगूठा है, मुंह में देने की आदत लग जाती है। ऐसे में ये कितना हार्मफुल होता है, या फिर कौन से स्टेज के बाद? जैसे कोई कहता है कि अभी तो इनिशियल टाइम है, चल रहा है, बच्चे ये करते हैं नॉर्मल एक्टिविटी, बट अगर कितने टाइम के बाद ना छोड़े तो क्या करना चाहिए? अंगूठा चूसने की जो आदत रहती है वो भी माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, जी वो 2 साल तक माउथिंग करते हैं, थंब सकिंग करते हैं, ये सब नॉर्मल है। 2 इयर्स बियॉन्ड आपको टोकना पड़ेगा, उसके लिए उसको बार बार टोकना पड़ेगा, उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब भी वो खाली टाइम में, यही स्क्रीन टाइम पे अप्लाई होता है, उसको आपको बिजी रखना ही है। जी भले उसको ड्राइंग बुक्स दे दीजिए, आप उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग ओके स्टार्टिंग में आप उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं वो दे सकते हैं, ताकि उसे 2 सेट्स का ब्लॉक बना दे, ब्रिजेस बना दे, जो भी बना सके बना सके। फिर बाद में ड्राइंग बुक्स दे दी, तो ऐसे वो उसको किसी ना किसी हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे, तो ना वो थंब सकिंग की तरफ जाएगा, ना वो स्क्रीन टाइम की तरफ जाएगा। जी पर अगर थंब सकिंग तो भी नहीं जा पा रही है, तो उसके नीम ऑयल आते हैं, बिटर ऑयल्स रहते हैं जो दिखते नहीं, बच्चे के थम्स पे अप्लाई कर दिए, ताकि उनको सक करेगा, उसको एक बिटर टेस्ट आएगा, तो उसको एक रिफ्लेक्स आएगा कि ये कड़वा रहता है, जी तो उसको धीरे धीरे छोड़ता जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आज हमने बहुत सारी बातें आपसे छोटे बच्चों को लेकर जानी, बड़े लोगों को लेकर जानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक और सर, जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों से ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को समय दें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, और सबसे बड़ा जो डेंजरस आजकल जो चल रहा है स्क्रीन टाइम, हर कोई बच्चा मोबाइल लेके आजकल चल रहा है, उसको हमें कैसे भी प्रिवेंट करना है, क्योंकि बहुत आगे लत एक बहुत खतरनाक बीमारी की तरफ हम जाते जा रहे हैं। बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। न्यूट्रिशन का ध्यान आपको उन्हीं चीजों से रखना है जो आप घर पे बना सकते हैं। घर पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको मार्केट की तरफ भागना नहीं है, आपको फेसबुक की तरफ नहीं भागना है, जो प्रोडक्ट्स के जो रेस चल रही है उसके पीछे नहीं भागना है। बच्चे का ध्यान रखें, बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, और बच्चे का डेवलपमेंट आप पे ही निर्भर करता है। जी यकीनन। और फिर वही कि कच्ची मिट्टी है बच्चे, जैसे ढालोगे आप उसी सांचे में ढल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपका